जैसे जैसे ये ग्रंथ अनेक देशों में गए, वैसे वैसे अनेक प्रकार की लिपियों का भी विकास हुआ। जैसे प्राय हमारे देश में सिद्धम लिपि की बात की जाती है। जापान से बड़ी संख्या में सिद्धम लिपि में लिखे हुए संस्कृत की पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, वहाँ के अनेक विहारों से प्राप्त हुई हैं। वहाँ पर आज तक संस्कृत लिखने का अभ्यास किया जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत मंत्रों की लिपि थी। जब जब संस्कृत के मंत्रों के ग्रंथ इन देशों में पहुँचे तो उन्होंने, क्योंकि यह मंत्र लिखने की लिपि है, इसको इसी रूप में सुरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए जहाँ कहीं जिस शताब्दी में वह लिपि जिस रूप में, जिस आचार्य की लिखाई में पहुँची, उसको उस रूप में सुरक्षित रखा, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो। क्या आप जानते हैं, जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो इम्पीरियल पैलेस ऑफ पेकिंग से बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत के मंत्रों के टेक्स्ट प्राप्त हुए हैं। 6000 से अधिक संस्कृत के मंत्र इम्पीरियल पैलेस ऑफ चाइना पेकिंग से प्राप्त हुए हैं। ये 4 लिपियों में है। पहली है मांचू, दूसरी चीनी, तीसरी मंगोल और चौथी तिब्बती। तिब्बती लिपि भारत के लोग बड़ी सरलता से पढ़ सकते हैं, क्योंकि तिब्बती लिपि का विकास भी भारतीय लिपियों के आधार पर हुआ है। ये ग्रंथ 22 भागों में हमारी संस्था सरस्वती विहार ने प्रकाशित किए थे। आज तक इन ग्रंथों पर कोई कार्य नहीं हुआ। मुझे नहीं पता यदि भारत के किसी भी संग्रहालय में 6000 से अधिक संस्कृत के मंत्र सुरक्षित हों, इकट्ठे किए गए हों, एकत्रित हों। भारत में मंत्र हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं, परंतु कब कहाँ एकत्रित हुए यह मुझे तो नहीं पता। आपको पुनः आश्चर्य होगा यह सुनकर कि वहाँ के सम्राट छेनलुंग ने यह कार्य किया था। छेनलुंग संस्कृत का स्वयं विद्वान था। उसके अपने व्यक्तिगत संग्रह से ऐसे पात्र मिले हैं जो वो अनेक प्रकार की पूजाओं में प्रयोग करता था। कुछ पात्र ताइवान में उस संग्रह में सुरक्षित हैं जो वहाँ ताइपेई में पैलेस म्यूजियम का संग्रह है, इम्पीरियल पैलेस का संग्रह है। ये 6000 मंत्र हमारी आवश्यकता है कि हम उनका लिप्यंतर करें, उसमें देखें कि संस्कृत के कौन से मंत्र वहाँ पर प्रयोग होते थे। छेनलुंग ने यह विराट कार्य किया। सभी संस्कृत के मंत्र जो चीन में उस समय उपलब्ध थे इकट्ठे किए, 4 लिपियों में लिप्यंतर करवाया और अपनी माता के 80वें जन्म दिवस पर वो पूरा संग्रह माता को भेंट किया। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति 80 वर्ष का होता है तो वह सहस्त्र चंद्रदर्शी हो जाता है। हमारे देश का कहाँ कहाँ किस किस रूप में संस्कृत का योगदान है, यह समझने वाली बात है। जापान में सिद्धम कहलाती है, चीन में भी सिद्धम कहलाती है, जापान में सिद्धम को शित्तन कहते हैं। आज तक वहाँ के विहारों में मैंने स्वयं देखा है कि कैसे भिक्षु उसको लिखने का अभ्यास करते हैं। आज तक कैसे आ ई उ ए ओ वहाँ पर 5 खड़ी चलती है, जैसे हम लोग बचपन में 12 खड़ी पढ़ा करते थे, आ ई उ इत्यादि, वैसे वहाँ पर आ ई उ ए ओ का की कु के को इस प्रकार से चलता है और वह आज तक इस लिपि में लिखते हैं। अभी पिछले ही दिनों कोरिया से एक विद्वान भिक्षु आए थे जो बहुत सुंदर शैली में संस्कृत के मंत्र लिखते हैं। उनकी एक प्रदर्शनी भी हम लोगों ने करवाई थी। सिद्धम लिपि का अर्थ है सिद्धि देने वाली, मंत्रों से सिद्धि मिलती है। मंत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान है संस्कृत को अनेक देशों में पहुंचाने का। आप मंगोलिया चलिए तो वहाँ आपको संस्कृत लिखने के लिए, और फिर उसके पश्चात केवल संस्कृत नहीं, वे अपनी भी बहुत सी वस्तुएं इन लिपियों में लिखने लग गए। जैसे एक लिपि है स्वयंभो, दूसरी है फाक्सपा, तीसरी है लांछा। भारतीय लिपियों के आधार पर ये लिपियाँ उन विद्वानों ने
आज तक सुरक्षित रखी हैं। आज तक मंगोलिया आप जाएंगे तो आपको फक्सपा और स्वयंभू आदि में लिखी हुई अनेक स्थानों पर, दीवारों पर, होटलों में, एयरपोर्ट्स पर, जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको यह मंत्र लिपि दिखाई दे जाएगी। वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में हम लोग गए, 1 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर क्या है, उन ग्रंथों के, उन पांडुलिपियों के अंदर क्या है, उनके अंदर संस्कृत के ग्रंथ अथवा संस्कृत से अनुदित ग्रंथ अथवा 2 या 3 भाषाओं या 2 या 3 लिपियों में लिखे हुए मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। जब ये मंत्रों की लिपि के रूप में अनेक देशों में पहुंची तो एक नई कला का आविष्कार हो गया। जापान में संस्कृत के मंत्र जितने सुंदर ढंग से लिखे जाते हैं वे आज तक मैंने कहीं अन्य देश में नहीं देखे। मंत्र की लिपि है तो उसको एक मंत्र को लिखने के लिए, क्योंकि वह दिव्य है, तो बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। यदि ब्रश, क्योंकि वहाँ पे ब्रश और स्क्रोल प्रयोग किया जाता है, तो ब्रश को एक बार यदि पसी में, इंक में डुबो लिया तो दोबारा नहीं डुबोएंगे, और प्राणायाम करके लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, बड़े बड़े मंत्र लिखते हैं प्राणायाम करके, ताकि बीच में सांस ना टूटे। जैसे खंडित मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती, ऐसे ही खंडित मंत्र पूजा के योग्य नहीं होता। फिर इन मंत्रों के साथ साथ सिद्धम लिपि में लिखे हुए बीजाक्षर मिलते हैं। इन बीजाक्षरों की आज तक जापान में पूजा होती है। कोरिया में भी ऐसे ही एक नया स्क्रिप्ट आरंभ हुआ जो हांगुल स्क्रिप्ट कहलाता है। ऐसे आप अपनी यात्रा करते रहिए, अनेक देशों में जाते रहिए, और आपको अनेक लिपियाँ जो भारतीय लिपियों के आधार पर बनी, जिनका कारण संस्कृत के ग्रंथ था, वह आपको प्राप्त होती जाएंगी, आपको हर्षित करती जाएंगी। दक्षिण पूर्व एशिया की देशों की जितनी भी लिपियां हैं सभी भारतीय लिपियों के आधार पर बनी हैं। हम लोगों के लिए बड़ी सरलता होती है। यदि मैंने इंडोनेशिया की प्राचीन लिपि कावी, ओल्ड जावानीज जो कहलाती है, जब उस पर कार्य किया तो बहुत शीघ्र समझ में आ गया, स्मरण हो गई कि यह लिपि कैसे लिखी और पढ़ी जा सकती है। इनके साथ साथ अनेक और कार्य करना भी संस्कृत ग्रंथों के आधार पर हुआ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करना, यज्ञ करना, आध्यात्मिक कार्य, दीक्षा देना, राज्याभिषेक इत्यादि। यहाँ तक कि राष्ट्र रक्षा के लिए संस्कृत के मंत्रों का प्रयोग होता रहा। क्या आप जानते हैं कि चीन की महाभित्ति, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, केवल एक वस्तु है जिसको आप चंद्रमा से देख पाते हैं, और उस पर राष्ट्र रक्षा के लिए संस्कृत का मंत्र लिखा 14वीं शताब्दी में, और वह आज तक विद्यमान है। प्रतिदिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने के लिए सहस्रों की संख्या में लोग जाते हैं, परंतु कौन जानता है कि वहाँ पर राष्ट्र रक्षा के लिए संस्कृत का मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र का नाम है उष्णीश विजया धारणी मंत्र। उष्णीश विजया अर्थात सुप्रीम विक्ट्री, राज्य को सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च विजय प्राप्त हो, इसकी कामना से लिखा गया। और यही वह उष्णीश विजया धारणी है जिसका पाठ जापान के प्रथम संविधान, जो 17 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, 7वीं शताब्दी में बना था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिसका पाठ किया गया था। मैंने आज तक इसके अतिरिक्त कोई भी विश्व का संविधान नहीं देखा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा संस्कृत के मंत्र के द्वारा हुई हो और वह पांडुलिपि आज तक सुरक्षित हो।